Hello, class 9. Students, today we will discuss the first topic, that is variety improvement in crops. अब देखिए, ये जो वैरायटी इम्प्रूवमेंट है, इसको इम्प्रूव करने के लिए एक्चुअल में व्हाट आर द फैक्टर्स, किन फैक्टर्स के ऊपर हमको ध्यान देना होगा, किस फैक्टर को प्रोसेस करना है, और उसकी इम्प्रूवमेंट करेंगे तो अपने आप पूरी जो क्रॉप की वैरायटी है वो चेंज हो जाएगी। तो वो 5 मेजर फैक्टर्स हैं। एक्चुअल में हमारे बुक में तो वो 6 दिया हुआ है, लेकिन हम 5 को डिस्कस करेंगे अभी, और फिर जब हम एनसीईआरटी पे जाएंगे तो फिर उस 6 को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला है हायर यील्ड। जो प्रोडक्टिविटी है, जो अमाउंट है, जो मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोडक्ट है, उसमें बढ़ोतरी होना। टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द क्रॉप्स पर एकड़। एक एकड़ में कितने कुंटल, कितने जो हमारा मैग्नीट्यूड है क्रॉप का, वो कितना आ रहा है वो देखना है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्रीज हो। दूसरा, इम्प्रूव्ड क्वालिटी। जो क्वालिटी है उस क्रॉप्स की, ये नहीं कि हम नंबर बनाने के चक्कर में क्वालिटी डिटोरिएट कर लें या उसकी जो क्वालिटी है वो कम हो जाए, ये नहीं। क्वालिटी ऑफ द क्रॉप्स प्रोडक्ट्स वेरी फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप। और क्रॉप में ये जो इम्प्रूवमेंट है, जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है, वो भी फ़र्क लाती है। ये नहीं कि मतलब जैसा एक क्रॉप वैरायटी को इम्प्रूव किया वैसे ही दूसरा कर लिया हो, ज़रूरी नहीं है ना। तो ये क्रॉप टू क्रॉप डिफ़र करता है, ठीक है। उसके बाद तीसरी बात है बायोटिक और ए बायोटिक रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस कहते हैं कि जो क्रॉप है वो कुछ बायोटिक फैक्टर से रेसिस्टेंट होना पड़ेगा उसको, यानी वो सेंसिटिव ना रहे। कुछ बायोटिक फैक्टर्स है जिसके कारण वो सेंसिटिव होते हैं, उसका बहुत जल्दी उस पर असर पड़ जाता है, तो उसको रेसिस्टेंट करना है कि बायोटिक फैक्टर्स का उस पर असर ना पड़े। दूसरा है कि कुछ ए बायोटिक रेजिस्टेंस है, कुछ जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, हीट है, लाइट है, ये सब चीज़ों का उसके ऊपर ज़्यादा असर नहीं पड़ना चाहिए, और उससे वो रेसिस्टेंट हो। रेसिस्टेंट कहते हैं कि फ़र्क नहीं पड़ता, और सेंसिटिव कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, उससे बहुत ज़्यादा उसको फ़र्क पड़ जाता है, ठीक है। तो जो बायोटिक फैक्टर्स है या ए बायोटिक फैक्टर्स है, उसका क्रॉप के ऊपर जो असर है, जो उसका इम्पैक्ट है, वो रिड्यूस करना है। क्रॉप प्रोडक्शन रिड्यूसेस ड्यू टू बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स। तो इसलिए वेराइटीज रेसिस्टेंट टू दिस फैक्टर्स कैन इम्प्रूव क्रॉप प्रोडक्शन। कहता है जिन फैक्टर्स पे ये बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है उसको इंडिपेंडेंट कर देना है। जैसे अब गर्मी का दिन है, अब कोई क्रॉप है जो ज़्यादा हीट होने पे, ज़्यादा टेम्परेचर पे वो ख़राब हो सकता है, तो उसके अंदर कुछ ऐसी इंप्रूवमेंट ले आए कि टेम्परेचर से इसको फ़र्क ही ना पड़े। अब लो भाई, गर्मी बढ़ रहा है, घट रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये प्रोडक्शन इसका एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन इसका होगा, है ना। तो ये जो इम्प्रूवमेंट है कि जिस फैक्टर्स पे ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है उससे वो रेसिस्टेंट हो जाए। उसके बाद चौथा है वाइडर अडेप्टिबिलिटी, यानी जो जो कंडीशंस हैं उन कंडीशंस में क्रॉप का ग्रो करना बहुत मुश्किल है, तो इसकी अडेप्टेबिलिटी हो जाए कि किसी भी कंडीशन में हाई प्रोडक्शन ये सेट कर सकता है, दे सकता है। तो वाइडर अडेप्टेबिलिटी, क्रॉप्स विच कैन ग्रो इन डिफरेंट कंडीशंस विल हेल्प इन सेटिंग हाई प्रोडक्शन। यानी हर कंडीशन में ये, अलग अलग कंडीशन में भी ये प्रोडक्शन कर सके। और लास्ट है डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स। एग्रोनॉमिक कहते हैं एग्रीकल्चरल, ठीक है। ट्रेड्स कहते हैं कैरेक्टर्स को। तो डिज़ायर्ड एग्रीकल्चरल कैरेक्टर या ट्रेड्स, क्रॉप्स विच कंटेन डिज़ायर्ड एग्रोनॉमिक ट्रेड्स जैसे हाइट, ब्रांचिंग, लीव्स, सेट्स हाई प्रोडक्शन, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है, अगर इस पर हम ध्यान देंगे तो हमारा क्रॉप का इम्प्रूवमेंट हो सकता है। अब हम सीधे कहते हैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट करना, भाई क्या करें? तो जैसे आपके घर में लोग कहता होगा कि बेटे पढ़ो, एग्ज़ाम आ रहा है, पढ़ो। अब तुम जब बैठते होगे तो मुझे लगता होगा यार क्या पढ़ें, है ना। मैथ्स खोलते हैं, लगता है यार इतना सारा प्रॉब्लम है, कैसे सॉल्व करें, क्या करें। साइंस खोलो तो भाई इतने सारे टॉपिक्स हैं, क्या पढ़ा जाए। अब कोई आइडिया नहीं है, कोई आदमी आपको आइडिया नहीं दे रहा है कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है ना, हाउ टू प्रिपेयर, कुछ नहीं। लेकिन जेनरिक बात कहते हैं बेटे पढ़ो, एग्ज़ाम है।
पलट के पूछ दो, पापा व्हाट टू रीड, हाउ टू रीड, व्हेन टू रीड एंड हाउ मच टू रीड। अच्छा तो ये भी मैं बताऊंगा, तुम पढ़ते हो तुमको नहीं पता। दिस इज द डिफ़िकल्टी दैट पीपल फेस। तो अब हम सीधे क्या, क्रॉप का इम्प्रूवमेंट करो। कैसे करें सर, क्या करें, कहाँ पे करें, कितना करें? तो ये जो स्पेसिफिकेशंस हैं, ये अब आप किसी भी काम को करना हो तो उसकी स्टार्टिंग से लेके और आपके रिजल्ट तक के प्रोसेस पे ध्यान देना है। आप जीवन में इसको उतार लो। यदि पापा ने आपको कहा कि भाई देखो बारिश हो रही है लेकिन सब्ज़ी लानी है आपको मार्केट से, तो यू नीड टू डिसाइड कि आप वो जर्नी कैसे स्टार्ट करोगे, है ना। आपको बाइक लेनी है, उससे पहले आपको रेन कोट लगानी है ना, या साइकिल लेनी है, कैसे पूरी प्रोसेस, झोला पकड़िए, पैसे लीजिए, है ना, और अपने आप को पहले कवर कीजिए, यानी रेन कोट डालिए, फिर साइकिल से ले निकलिए तो बड़ी सावधानी के साथ मार्केट रीच कीजिए, 2-3 दुकान पता कीजिए कि रेट क्या है, फिर एक आइडिया लीजिए, जनरल कॉन्सेप्ट आ जाएगा, आपको आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस आलू का ये रेट है डिफरेंट डिफरेंट शॉप में। तो एक एवरेज आपको पता लग गया कि अच्छा अब अच्छी क्वालिटी की आलू देखिए और मिडिल वाली रेट पर उसको लेने की कोशिश कीजिए, है ना। तो ये एक प्रोसेस होता है। कहा कि आपको सिर्फ आलू लानी है मार्केट से, लेकिन उसके पीछे बहुत सारा प्रोसेस है। अपने को प्रोटेक्ट करना है, बारिश हो रही है तो अपने को बचाना है, फिर सावधानीपूर्वक जाना, इसमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो ये जो आइडिया है, फिर आप आलू लेके आप आएंगे वैसे ही अपने को कवर किए हुए, है ना। तो चीज़ों को बहुत गहराई से सोचना, और तब आप देखेंगे इसी तरह से आप छोटे छोटे काम को जब एकम्प्लिश करेंगे, कंप्लीट करेंगे, तो आप जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। तो जैसे कोई चैप्टर पढ़ना है तो सीधे नहीं कि चैप्टर नंबर 7 पढ़ लेना है, ले ऐसे नहीं। चैप्टर नंबर 15 पढ़ना है तो चैप्टर नंबर 15 में क्या क्या पढ़ना है उस टॉपिक की लिस्ट बनाइए, ठीक है ना। एक आइडिया लगाइए कि क्या क्या हमारे बुक में दिया हुआ है, व्हाट इज़ टू बी रेड, कब कब कितना पढ़ना है, कैसे करना, पूरी उसकी प्लानिंग कीजिए और उसके बाद पढ़िए, फिर उसके क्वेश्चन आंसर निकालिए, सब कुछ, है ना। तो इस तरह से जब आप बढ़ेंगे आगे तो फिर बहुत आसानी होगी पढ़ने में, और आपको एक एक चीज़ क्लियर होगा कि हाँ ये चीज़ें मुझे आती है, ये चीज़ें नहीं आती है, इसमें कन्फ्यूज़न है, इससे इसके लिए हमें सर से बात करनी है। तो चीज़ें मतलब एकदम क्लियर होती जाएगी आपके माइंड में। अब आइए हमारा बी सेक्शन है क्रॉप प्रोडक्शन। अभी तो हम वैरायटी इंप्रूवमेंट में सबसे पहले देख रहे थे कि किन फैक्टर्स पर हमको ध्यान देना है। क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट में सबसे पहला आता है इट इन्वॉल्व्स डिफरेंट प्रैक्टिसेस कैरीड आउट बाय फार्मर्स टू अचीव हायर स्टैंडर्ड ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, हायर स्टैंडर्ड अचीव करने के लिए फार्मर जो है कई तरह के प्रैक्टिसेस, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस इन्वॉल्व करते हैं, जिसमें आइए देखते हैं क्या क्या है। देखिए पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। आप न्यूट्रिएंट को कैसे मैनेज करोगे? न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का मतलब है कि आप फर्टिलाइज़र कौन कौन सा यूज़ करोगे, मैन्योर्स कैसे यूज़ करोगे। यही वो पॉइंट है। आप एनसीईआरटी बुक पढ़ेंगे तो उसमें आपको दिखाई देगा कि जो फाइनेंशियल एड चाहिए होता है, या हम ये कहते हैं कि जो फार्मर्स होते हैं, बिग फार्मर्स, मिडिल फार्मर, एवरेज फार्मर जो होते हैं वो, और लो फाइनेंस वाले जो फार्मर होते हैं जिनके पास लैंड नहीं होता है, उतना फाइनेंस नहीं होता है, पैसे नहीं होते हैं, तो वो पैदावार ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। क्या बात है, ये क्यों ऐसा होता है? यही वो जगह है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। जो पैसे वाला फार्मर होगा, जिसके पास फाइनेंस होगा, वो क्या करेगा, गुड क्वालिटी का, अच्छे से बेटर क्वालिटी का मैन्योर यूज़ करेगा, फर्टिलाइज़र यूज़ करेगा, तो उसकी पैदावार बढ़ जाएगी। लेकिन उस क्वालिटी का मैन्योर या फर्टिलाइज़र यूज़ करने के लिए मिडिल क्लास फार्मर जो है उसके पास पैसे नहीं है। जो लो फाइनेंशियल वाले हैं जिनके पास उतनी पूंजी नहीं है, तो उनको 10 प्रॉब्लम है। एक तो मैन्योर और फर्टिलाइज़र उसको ढंग के नहीं मिलेगी, इरिगेशन जो है वो ढंग की नहीं हो पाएगी उनके पास, और फिर क्रॉपिंग पैटर्न क्या यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये तीनों फैक्टर देखना। पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। अब देखिए न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में क्या क्या है देख लीजिए आप। अदर ऑर्गेनिज्म की तरह से प्लांट्स ऑल्सो रिक्वायर सम एलिमेंट्स फॉर देयर ग्रोथ। अब देखिए ये जो न्यूट्रिएंट है, एलिमेंट है बेसिकली, या एलिमेंट के कंपाउंड होंगे कुछ,
तो ये क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है इसके लिए एज अ न्यूट्रिएंट, वो उसको मिलना बहुत ज़रूरी है। आप जाएंगे उसके दुकान पर तो आप NPK नॉर्मली देखेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ग्रुप होती है NPK फर्टिलाइज़र। यहाँ देखिए क्या क्या सोर्सेज, देखिए एयर, वाटर, सॉइल। एयर से कार्बन और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन इसको मिल जाता है, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलता है, सॉइल के अंदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो बोलते हैं जो लार्ज अमाउंट में उसको चाहिए होता है, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, है ना, नाइट्रोजन, तो ये मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं। और जो माइक्रो होते हैं वो होते हैं कम मात्रा में चाहिए होता है, जैसे आयरन, मैंगनीज, जिंक, बोरोन, मॉलिब्डेनम, क्लोरीन, ये सब कम मात्रा में चाहिए होते हैं। मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर देखिए, तो टू इंक्रीज द यील्ड द सॉइल कैन बी एनरिच्ड बाय सप्लाइंग न्यूट्रिएंट इन द फॉर्म ऑफ मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। प्लांट्स को, जो क्रॉप है हमारा, उसको न्यूट्रिएंट कैसे मिलना है? सॉइल के थ्रू। तो हमको न्यूट्रिएंट्स प्लांट्स को देना है कि सॉइल को देना है? प्लांट्स को देना है। तो लेकिन रूट क्या होगा? हम प्लांट को देंगे थ्रू सॉइल, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, मैन्यूर और फर्टिलाइजर को कहाँ देते हैं? सॉइल के अंदर, और सॉइल के थ्रू प्लांट उसको रिसीव करता है। मैन्यूर्स आप जानते हैं क्या होते हैं? इट इज़ अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, इट सप्लाइज स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू द सॉइल, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल एक्सक्रीट एंड प्लांट वेस्ट। वेरियस फॉर्म्स ऑफ मैटर है, कंपोस्ट है, वर्मी कंपोस्ट है, ग्रीन मैन्योर है, ये सब आप मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेंगे। और आप जानते हैं वर्मी कंपोस्ट क्या है ना? इसमें हम लोग अर्थवॉर्म का यूज़ करते हैं, कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर पूछता है, इसलिए ये सब चीज़ें आप लिख लीजिए यहाँ पर। इसको आप थोड़ा सा वीडियो को स्टॉप करके और यहाँ से ये मैटर ज़रूर लिख लेंगे। कल हम लोग बात करेंगे फर्टिलाइज़र पर, ठीक है? फर्टिलाइज़र से आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।